हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक्स 1M में। इस वीडियो में हम कक्षा 10 वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1 मैथ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इस पाठ के हम ये मैथ है आपका कक्षा 10 गणित। दो 2023 के लिए हम इसमें से आपको सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको जो मैं इस वीडियो में क्वेश्चन कराऊंगा आप बस उतना ही कर लोगे, आपके लिए वो ही काफ़ी है। आपको उससे अलग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनने पहले ही पढ़ रखा है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जिसने नहीं भी पढ़ा बस वो इस वीडियो को देख के इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकता है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं 165 और 255 का मैसे ज्ञात करें। मैसे यानी कि एचसीएफ। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें इनका मैसे फाइंड करना है दोनों संख्याओं का। तो 165 और 255। तो इसमें 255 आपको पता है बड़ी है 165 से। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालने से पहले आप इसको सिंपल डिवीजन मेथड से निकाल लें, यानी कि भागविधि मेथड से निकाल लें। जो छोटा नंबर है उससे बड़े में भाग करें। 165 से ये कितना जाएगा 1 टाइम 165 एकम 165, 5 में से 5 गए 0 और यहाँ से 15 में से 6 गए 9। फिर 90 से 165 में 90 एकम 90, यहाँ से बचेंगे 5 और 16 में से 9 गए 7। 75 से 90 में करोगे तो 75 एकम 75 और ये फिर 15 और 15 से 75 में करोगे तो 5 बार पूरा चले जाएगा। ठीक है, तो आप देखो फिर कैसे करना है। तो पहले आप लिख लेना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दोबारा तो कैसे करोगे, जो बड़ा नंबर है उसे यहाँ पर लिखो और जिससे हमने भाग दिया है 165 से उसे यहाँ लिखो और कितनी बार गया है 1 बार। और फिर इसमें शेष क्या बचा था 90, तो वो यहाँ लिखना है। आपको बस ऐसे ही करते चलना है। फिर दूसरे में क्या आया 165 आया है, 90 से 165 को भाग किया था और भागफल 1 आया था और यहाँ से शेष कितना बचा था 75। फिर हमने 75 से किस में भाग दिया था 90 में, तो 90 यहाँ पर 75 गुणा 1 बार गया था प्लस शेषफल कितना 15। फिर ये 15 को किससे भाग दिया 75 में, तो 75 15 से कितनी बार गया 5 बार और प्लस यहाँ कितना बच गया रिमाइंडर बचा था भागफल 0 शेषफल 0, तो 0। तो जहाँ पर भी शेषफल 0 हो जाए और फिर जो लास्ट नंबर बचता है वही हमारा एचसीएफ होता है। ये जो यहाँ पर मतलब हमारा भाज्य जो बचेगा भाजक जहाँ शेषफल 0 हो जाए उसका जो भाजक होगा वही हमारा क्या होगा मैस है। तो मैस क्या होगा, मैस किसका पूछा था 165 और 255 का, तो वो होगा 15। आपको बस जो लास्ट स्टेप है वो ध्यान रखना है। जहाँ पर भी शेषफल 0 हो जाए तो उसका जो भागफल वो भाजक है वही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है, दिया गया है कि एलसीएम यानी कि लेस है, ये नंबर है 132 और 288। इन दोनों संख्याओं का लेस है 3168 है।
तो इनका मैस है, यानी कि HCF हमें ज्ञात करना है कितना होगा। तो आपको ये पता होगा, हमें पता है कि, पहले चलो मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ यहाँ पर भी। LCM दिया हमें 3168 और हमसे इनका HCF पूछ रहा है 132 और 288 का। तो आपको क्या, हमें पता है कि आपको लिखना है, तो आपको क्या पता है कि लेस है या प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू कितना होगा, बराबर लेस है गुणा मैस है। ठीक है, प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर होगा, लेस है गुणा मैस है के। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इससे पता होना चाहिए कि प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर होती है, लेस है गुणा मैस है पर। आपको कोई भी ऐसे हो सकता है लेस है और मैस है दे दे और एक संख्या दे दूसरी को पूछे, मतलब इसमें से कोई भी तीन चीज़ देगा और एक पूछेगा। जैसे यहाँ हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, ये नंबर्स दिए हुए हैं प्रथम संख्या और दूसरी संख्या, तो 132 गुणा 288 और लेस है हमें दिया हुआ है 3168 और हमसे मैस है पूछ रहा है, यानी कि HCF। ठीक है, तो अब कैसे करोगे, देखो ये दो संख्या मल्टीप्लाई में और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई में, तो इसे इधर डिवाइड में भेज दो। 132 गुणा 288 बटे 3168, यहाँ रह गया सिर्फ मैस है और हमें मैस है की वैल्यू पता करनी है। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो 132 से ऐसे करो, 8 6 14, 4 से काट लो, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और ये 4 से 4 सत्ते 28, 4 नाम 36 और 4 दूनी 8। और अब यहाँ से काटो तो 4 से इसे 4 दूनी 8, तो इसे काट लो 4 से, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और ये 4 से 4 एकम 4, 4 नाम 36, 4 अट्ठे 32 और किसी से कट जाएगा ये। अब इससे काट लो यहाँ से, अगर मैं इसे काटूँ तो 2 से 2 नाम 18 और 2 नाम 18 और 2 से 36 बार और 33 से 3 बार, तो ये रहेगा 36 बटे 3, 3 से 12 बार, तो 12 क्या होगा हमारा मैस है। कैलकुलेशन आप पर डिपेंड करती है, आप कैसे भी कर सकते हो। मैंने इसे यहाँ से शॉर्ट कर लिया, वैसे इसे डायरेक्ट भी कट सकता था इससे 132 से 3168, तो आप या ऐसे कर सकते हो, इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड कर लो, तो उससे टफ पड़ेगा क्योंकि पहले आप फिर गुणा करोगे फिर इनका भाग करोगे इससे, तो इससे तो यहीं की यहीं इन्हें सिंपल कर लो। ठीक है, तो इसका मैसे कितना आ गया 12। देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब 3825 के आपको अभाज्य गुणनफल बताने, 3825। तो अभाज्य गुणनफल कैसे निकालते हैं, इसके सिर्फ सिंपली इसको काटते चलो। सबसे पहले 2 से काटोगे नहीं कटेगा, क्योंकि 2 की पहचान क्या होती है, जिनके डिजिट्स के जो इकाई अंक है 0 2 4 6 8 हो वो 2 से कट जाती हैं, लेकिन इसमें नहीं है। फिर 3 से देखो, 8 3 11 और 2 13 और 13 5 18, 18 3 से कट जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 3 एक कम 3, फिर 3 दूनी 6, यहाँ से 2 बचेंगे और 2 2 फिर 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा और 3 पंजे 15। अब फिर देखो ये 3 से कट रही है, 2 1 3, 3 7 10 5 15 फिर कट जाएगी, क्योंकि जब 15 इनका समय 15 15 3 से कटेगी तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा और 3 पंजे 15, 5 2 4 2 6 5 11, अब नहीं कटेगा। अब 3 से नहीं कट रहा, तो अब 4 से देखो, 4 में लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देखो, नहीं कटेगा 4 से भी, 4 6 24। तो फिर देखो 5 से,
पाँच आ रही है एंड में, तो ये 5 से कट जाएगी। 5 ने 8 40, 2 बचेगा, 5 25, फिर कट जाएगा 5 से 17 बार, और 17 एकम 17। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, तो कैसे करेंगे? 3825 इक्वल टू बराबर, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, तो यही हमारा होगा आंसर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न 4 ये दिया है हमें, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब आपको कोई भी संख्या दी है, इसकी कोई भी पावर के लिए इसकी यूनिट डिजिट जो इकाई अंक है वो 0 हो सकता है। तो आप देखो, जैसे कि कभी भी आपको एक बात ध्यान रखना है, कभी भी 0 बनने के लिए हमें चाहिए 2 और 5 के मल्टीपल। अगर 2 है और 1 5 है तो हमें 1 0 मिलेगा, क्योंकि 2 पंजे 10। अगर मैं यहाँ 2 2 ले लूँ और 2 ही 5 ले लूँ तो मुझे एंड में 2 0 मिलेंगे, क्योंकि 50 25, दूनी 50 दूनी 100। ऐसे मतलब जितनी 2 होंगी और जितनी 5 होंगी उतनी हमें 0 मिलेंगी। तो हमें किसी की भी ये चेक करना है कि कोई भी नंबर 0 के साथ एंड होगा, मतलब समाप्त होगा, तो उसमें उसके जो फैक्टर हैं, जो उसके मतलब गुणनखंड होते हैं, अभाज्य गुणनखंड, उसमें 2 और 5 होना चाहिए। तो लिखेंगे हम, किसी भी संख्या को 0 के साथ समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 या 2 और, क्योंकि दोनों होने ज़रूरी हैं, 2 और 5 संख्या सम्मिलित होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने चीज़ लिख दिया। तो 6 की पावर n है, तो 6 को क्या फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 ऐसे लिख सकते हो। लेकिन आप देख रहे हो इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो जब 5 नहीं है तो ये किसी भी नंबर के लिए 0 से समाप्त नहीं हो सकता, 0 के साथ समाप्त नहीं हो सकता। तो लिख देंगे 6n के गुणनखंडों में 5 संख्या नहीं है, इसलिए यह किसी भी n के मान के लिए 0 के साथ समाप्त नहीं होगा। आपको लैंग्वेज तो लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि इनमें कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ हमें अपनी बात समझानी पड़ती है। बस आपको ध्यान क्या रखना, कभी भी किसी भी नंबर को 0 के साथ अंत करना, 0 के साथ, तो उसमें 2 और गुणा 5 होना ज़रूरी है, उसी से 0 बनती है। अगर नहीं है तो आप अपनी लैंग्वेज में उसे जैसे आपको ईजी लगे ऐसे लिख सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का दिया है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। और ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। हमें ये सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, इसे हम विरोधाभास मेथड से करते हैं, विरोधाभास तरीका से, कि हम जो हमें दिया है अपरिमेय दिया है तो इसे परिमेय मान लो।
तो मान लिया √2, तो ये तो लिखा है, यहाँ से करना है। मान लीजिए √2 एक परिमेय संख्या है। अगर आपको नहीं पता परिमेय क्या होती है, मैं बता देता हूँ। परिमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 के इक्वल हो गया तो वो तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ q 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। और p और q होते हैं हमारे कोप्राइम, यानी कि सहअभाज्य संख्याएं। और सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका HCF 1 होता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, सहअभाज्य संख्याएं। ये एग्जाम में पेपर में पूछ भी लेता है कि सहअभाज्य पेयर कौन से हैं, तो आपको उनका HCF निकाल के, यानी कि में से निकाल कर देखना। अगर उनका HCF में से 1 आ रहा है, अगर में से 1 आ रहा है, तो वो सहअभाज्य संख्याएं हैं, अन्यथा नहीं है। तो हमने ये परिमेय संख्या मान ली, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं √2 को p/q, जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0, और HCF जो है यानी कि में से p और q का कितना होगा 1, मतलब कि ये सहअभाज्य संख्याएं हैं p और q। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। इसे इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √2 q हो जाएगा और ये p। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग कितना होगा 2, ठीक है, 2, मतलब √2 का वर्ग 2, और q का वर्ग q² हो जाएगा, और p का वर्ग p² हो जाएगा, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि p² 2 से कट रहा है, क्योंकि देखो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ q² = p²/2। तो इसका मतलब ये है कि p² 2 से कट रहा है, तो लिखेंगे चूँकि p² 2 से विभाजित है, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा। अब मैं इसे एग्जांपल से, अगर p² 2 से कटेगा तो p भी श्योर है कि 2 से कटना ही है। कोई भी संख्या, जैसे आप 3 ले लो, 3 नहीं 6 ले लो, 6 ले लो। 6 आपको पता है, 6 का स्क्वायर करो पहले, 6 का स्क्वायर 36, 36 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, और 6 भी 3 से कट रहा है। तो इसका मतलब यही तो, अगर p² किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी संख्या से कटता है तो वो नंबर भी उस संख्या से कटता है। तो ये लिख दिया। तो अब इसे जो हमने लिखा है, तो अब जैसे हमने p 2 से कट रहा, तो इस p को कुछ नंबर मान लो, नया p को मान लो 2r के इक्वल, 2r है, मतलब p मान लिया हमने 2r है। अब जो हमने p/2r माना है, इसे पहले में इसमें पुट कर दो, p² की जगह रख दो, तो ये क्या बन जाएगा 2, यानी कि 2q² = p की जगह 2r का होल स्क्वायर, क्योंकि p की जगह हमने 2r रख दिया। ये हो जाएगा 2q², और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और r²। तो ये 2 से ये 2 बार कट गया, तो ये क्या बचा q² = 2r²। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको, मैं इसे इसके साथ ये गुणा में, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो q²/2 यानी कि 2 = r²। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, तो यहाँ लिखोगे चूँकि q² 2 से विभाजित है, तो q, इसलिए q भी 2 से विभाजित होगा। जब q² 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा। लेकिन अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा था, जब हमने इसे परिमेय संख्या माना था, तो हमने कहा था कि HCF
जो होगा पी और क्यू का वो 1 होगा, यानी कि में से पी क्यू का 1 होगा। लेकिन यहाँ से जब ये संख्या पी जो है, यहाँ आपने अभी देखा पी 2 से विभाजित हो रही है और यहाँ देखा क्यू भी 2 से विभाजित हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दो नंबर एक सेम नंबर से विभाजित हो रहे हैं तो उनका वही एचसीएफ होगा। और एचसीएफ जो हमेशा बड़े से बड़ा नंबर होता, तो ये 1 से बड़ा है और दोनों इससे पी और क्यू दोनों 2 से वो भी हो रहे हैं, कट भी रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, तो आप लिखोगे चूँकि पी और क्यू 2 से विभाजित हो रहे हैं तो एचसीएफ आएगा पी और क्यू का 2, जो कि 1 के बराबर नहीं है जो हमने शुरू में माना था। तो ये क्या हो गया, ये हमारे जो हमने माना था उसका विरोधाभास करता है। तो इस बात को आप कैसे लिखोगे लैंग्वेज में, तो आप लिख सकते हो इसलिए क्योंकि हाँ हमने दिखा दिया एचसीएफ जो पी क्यू का 2, लेकिन अगर ये परिमेय संख्या होती तो इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए था। इसलिए यह विरोधाभास होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने तो इसे माना था ये परिमेय संख्या है। लेकिन इसका तो विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ हमने मानी, अगर ये परिमेय होती, जो चीज़ हमने मानी थी वो सच होनी थी, लेकिन उसका विरोधाभास हो गया, वो नहीं हुई। तो अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ध्यान रखना है, आप इस भाषा को लिखने से नहीं बच सकते, क्योंकि इसमें इसी चीज़ के बस नंबर हैं। आपको ये मैंने बहुत कम लिखवाई है, आपको ज़्यादा नहीं है, बस आपको मान लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। एक परिमेय संख्या है, फिर आपको वो नंबर एक तरफ लेके वर्ग करना है। अगर दोनों एक नंबर से कट रहे हैं, ये पी भी 2 से कट रहा है, क्यू भी 2 से कट रहा है, तो ये क्या नहीं हो सकती, परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अगर परिमेय होती तो इनका एचसीएफ 1 होता, लेकिन इनका एचसीएफ तो 2 आया जो 1 के इक्वल नहीं है। तो इसलिए ये विरोधाभास होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न 6 दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है जहां √3 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हाँ, हमें ये चीज़ दे दी है कि √3 एक अपरिमेय संख्या पहले से ही, तो हमें शो करना है कि 2 - √3 भी एक अपरिमेय संख्या। तो सेम जैसे अभी पहला क्वेश्चन किया था, इससे ऐसे ही ये करना है। इसमें भी हमें मान लेना है, मान लीजिए कि 2 - √3 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये किसके इक्वल होगी, P/Q के, जहाँ पर Q ≠ = 0 और जो एचसीएफ है P और Q का वो कितना होगा, 1। क्योंकि ये नंबर जो होते हैं ये होते हैं आपस में सहअभाज्य। सहअभाज्य वो होते हैं जिनका में से होता है 1। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ लिख भी देता हूँ, सहअभाज्य संख्याओं का में से 1 होता है। और मैं इस चीज़ को आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा सेम ऐसे ही। अब आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे मैं एग्जांपल भी देना चाहूँ तो 3 और 5, 3 और 4 भी हैं, क्योंकि इनका अगर एचसीएफ निकालोगे आप तो 1 आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में। 3 और 4 लो, इनका भी, तो ये होते हैं हमारे सहअभाज्य संख्याएँ। अब कैसे करोगे इसे,
तो √3 है, जो भी मतलब आपको रूट में संख्या दिया उसे एक तरफ रहने दो, बाकी जो भी कुछ बचा उसे एक तरफ ले जाओ। तो मैं इस P/Q को इधर ले आता हूँ क्योंकि मुझे प्लस का रखना है, 2 - P/Q, और √3 को मैं इधर ले गया। ठीक है, और यहाँ P और Q पूर्णांक भी हैं क्योंकि कोई ना कोई नंबर ही होंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, 2, इसकी मल्टीप्लाई 2Q हो गया, -P/Q इज इक्वल टू √3। अब आपको क्या पता है, जब Q और P पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब होता है कोई ना कोई नंबर, 1 2 3 4 5 कुछ भी। अब मैं यहाँ पर कोई भी नंबर रख लूँ तो मुझे वैल्यू नंबर में ही मिलेगी। जैसे ऐसे हो सकता है कि फ्रैक्शन में मिल जाए, 1/2 1/3 कुछ भी, लेकिन वो होगी तो P/Q की फॉर्म में, मतलब वो होगी पूर्णांक। लेकिन √3 ये पूर्णांक नहीं है, ये क्या है हमारा, ये है अपरिमेय। ये अगर पूर्णांक तो परिमेय होते हैं, लेकिन ये अपरिमेय। तो हम लिखेंगे चूँकि P और Q पूर्णांक हैं तो 2Q - P/Q भी पूर्णांक है। ठीक है, P और Q पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों अलग अलग हो गए ना, क्योंकि ये तो हमारा जो है ये तो पूर्णांक है यहाँ पर Q, जबकि ये अपरिमेय है √3, तो ये तो इक्वल हो ही नहीं सकते कभी भी। आप यहाँ कोई भी वैल्यू रख लो, इनके पास 1 2 3 4 कभी भी अंडर रूट में नहीं आएगा, तो ये अपरिमेय संख्या कभी भी बन ही नहीं सकती है, पूर्णांक है तो ये क्या होगा, तो इसलिए √2 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है वो इसी टाइप का पूछा जाता है, आपको कुछ इस टाइप में देगा और इसको आपको पहले कह देगा ये अपरिमेय है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है, इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ ज़्यादा रहती है क्वेश्चन के आने की। करके आपको दोनों ही जाने हैं, कोई सा ही पूछ सकता है। तो ये सिंपल भी है उससे थोड़ा, क्योंकि इसमें हमें पहले ही दिया था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती के हैं। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि शांत और अशांत आवर्ती से क्या मतलब है। अगर शांत आवर्ती दशमलव प्रसार अगर शांत आवर्ती का है, ठीक है, तो उसमें या तो उसके मतलब हर में या तो 2 आएगा, या और लिख देता हूँ मैं, या लिख देता हूँ, या 5 आएगा, या 2 गुणा 5 आएगा। ठीक है, अगर 2 है तो अभी वो शांत है, शांत प्रसार की है। अगर 5 है तो अभी शांत प्रसार की है। 2 गुणा 5 है तो अभी शांत प्रसार की है। अगर इनसे अलग कोई भी नंबर है, मान लो या तो 2 और 5 है ही नहीं, जैसे 3 गुणा 3 है, 4 गुणा 4 है, हो सकता है 2 गुणा 5 गुणा 8 है, मतलब इनसे फालतू है तो अभी वो अशांत प्रसार का है, और ये इनमें से कोई सा नहीं है तो अभी वो अशांत प्रसार का है। ठीक है, तो शांत प्रसार में बस आपको ये ध्यान रखना, 2 5 और 2 गुणा 5 है तो शांत प्रसार का है, नहीं तो नहीं है। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल लूँ, इसमें ए पार्ट दिया 17/8, तो पहले आपको हर के गुणनखंड देखने हैं। हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड देखेंगे तो क्या होंगे,
2 क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, क्योंकि 8 के 2 गुणा 2 गुणा 2 होंगे, तो इसमें 2 हैं, तो अतः 17/8 संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं। ठीक है, तो इसके 17/8 संख्या के दशमलव क्या हैं? प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। बस देखते हैं, अब इसमें बी पार्ट भी दिया आपको जो थोड़ा समझ में आ जाए और अच्छे से। इसमें कहा है 29/343। तो पहले तो आपको हर के गुणनखंड लिख देता हूँ मैं। हर के गुणनखंड करने, हर के गुणनखंड, तो गुणनखंड हर के करोगे तो ये कटेगा 4 3 7 3 10, तो ये 7 से कटेगा, 7 चौक 28 और 7 नाम 63, फिर 7 से कटेगा, आपको पता है 7 49 और फिर 7 से, तो इसके आते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7। ये आ गए हर के गुणनखंड। तो पहले आप लिख सकते हो, चूँकि इसके हर के गुणनखंड में, इसे वैसे जो कॉमन लिखते हैं वो लिखते हैं 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n नहीं है, अतः यह संख्या संख्या के दशमलव प्रसार अशांत हैं। ठीक है, क्योंकि इसे वैसे तो मैंने बताया था वही होता है 2 और 5 और 2 गुणा 5, लेकिन इसे जो बुक में लिखा जाता है वो इस टाइप से लिखा जाता है 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n। ठीक है, तो इसके हर में गुणनफल में सिर्फ वो गुणनखंड में सिर्फ 7 7 7 आ रही है, ना तो 2 है ना 5 है ना 2 और 5। तो मैंने आपको यही बताया था अगर 2 और 5 है और उससे एक्स्ट्रा भी है तो भी वो अशांत प्रसार में आ जाता है। ठीक है, तो एक और है इसमें, इसे भी देखते हैं। यह है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 5। इसके तो पहले ही गुणनखंड हुए पड़े, ये तो हमें पहले ही दिया है, तो इसमें लिखेंगे, इसमें तो डायरेक्ट लिखना आपको, चूँकि हर के गुणनखंड में 7 भी है, अतः यह संख्या के दशमलव प्रसार कैसे होंगे? अशांत होंगे, क्योंकि या तो 2 हो या 5 हो या 2 5 हो, और उससे एक्स्ट्रा तो भी अशांत प्रसार के हैं, अगर वो नहीं है तो भी अशांत प्रसार के हैं। तो देखते हैं प्रश्न 8। प्रश्न 8 में कहा है 0.666 को PYQ यानी कि परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो ये 0.666 फिर ये आगे को ऐसे ही है, मतलब 6 ये इन्फिनिटी तक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो जब भी आपको कोई ऐसा संख्या दी हो ऐसे, मतलब ये पता नहीं कहाँ तक जा रही है, तो इसका मतलब होता है जब कोई भी नंबर रिपीट होता है तो उसे हम ऐसे नंबर लिख के उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। ठीक है, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.6 और बार। इस बार का मतलब यही है कि रिपीटिशन हो रहा है, मतलब रिपीट होती जा रही है संख्या, वो ही दोहराती जा रही है बार बार। ठीक है, तो इसे फिर कैसे सॉल्व करते हैं? जो भी संख्या है यहाँ पर उसे यहाँ पर लिखो, और जितने अंकों पर बार है उतनी बार 9 लिखो। तो 1 अंक पर है तो यहाँ सिर्फ 9, 1 अंक पर ही तो बार है तो 9, तो इससे आप वो करोगे सिंपल, तो ये 3 से 2 बार और ये 3 से 3 बार, तो 2/3 आ गया इसकी PYQ की फॉर्म। जैसे मैं आपसे कह दूँ 0.666
8 8 8 ऐसे है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.8 पर बार। ठीक है, तो 0.8 पर बार, तो इसे फिर लिखेंगे 8/9। अगर ऐसे दिया हो 0.36 36 36 36 36 36, ऐसे ही मतलब होता जा रहा है। तो इसका मतलब 3 6 बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इसे लिखेंगे 0.36 का बार, 3 6 रिपीट हो रही है। ठीक है, अब दो दो अंकन पर बार हो गया, पहले तो 3 और 6 उतारनी है, अब बार कितने पे, 2 अंकन पे, तो नीचे 2 9 लगानी है। तो ये 3 से 12 बार, और ये 3 से 33 बार, फिर ये 3 से 4 बार, और 3 से 11 बार। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, 3 6 3 6। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखते हैं प्रश्न नंबर 9, 9वां प्रश्न। बस हो लिया, 2 प्रश्न और है बस। 9वां प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। अब यहाँ तो ऐसे दिया है प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, ऐसे ही पूछ सकता है विषम पूर्णांक क्या होगा, धनात्मक। अब धनात्मक का मतलब जो प्लस वाले होते हैं, और ऋणात्मक का मतलब जो माइनस वाले होते हैं। ऋणात्मक का मतलब माइनस वाले, धनात्मक का मतलब प्लस वाले। अगर वो ऋणात्मक वाला भी दे दे तो आप ऐसे क्वेश्चनों को करो एग्जाम्पल लेके, सबसे बढ़िया। जैसे आपको ऑप्शन दिए हैं, जैसे आपको मैं यहीं पर बता देता हूँ, p+1 और जी 2p और 2p+1। अब इसमें जो कहा है क्वेश्चन में, वो कहा है धनात्मक पूर्णांक p। अब धनात्मक पूर्णांक का मतलब पूर्णांक होते हैं 1 2 3 4 5, फिर 0 से इधर को वो होते हैं ऋणात्मक। धनात्मक होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल में p मान लो 1, 1 है हमारा, तो अगर मैं यहाँ रखूँ तो 1 मिलेगा मुझे। अगर मैं 1 और 1 यहाँ मिलेगा 2, और इसमें 1 की गुणा करूँ तो यहाँ भी 2 मिलेगा। इसमें 2 एकम 2 और 1 3। तो उसमें कहा था धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो यहाँ विषम तो एक ये है और एक ये है। अगर मैं 2 रखूँ, अब p की वैल्यू 2 रख लो, क्योंकि p भी तो एक पूर्णांक ही है, धनात्मक पूर्णांक है। 2 रखूँगा तो ये 2 आएगा, 2 1 3, और 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4 और 1 5। तो अब यहाँ आपको क्या पता चला, देखो अब यहाँ पर ये जो एक बार वो हो गया विषम, एक बार ये विषम हो गया, लेकिन यहाँ पर पहले भी विषम था, अब भी विषम ही विषम आ रहा है। यहाँ जो एक बार सम आ गया, एक बार विषम, यहाँ एक बार सम आ गया, एक बार विषम आ गया, एक बार विषम था फिर सम, यहाँ सम ही सम आएगा, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो जनरल फॉर्मूला क्या विषम के लिए होगा 2p+1, क्योंकि यहाँ विषम आ रहा बार बार। अगर आप 3 भी रखोगे 3 के लिए भी ऐसे होगा, यहाँ तो सम हो जाएगा 3 1 4, यहाँ विषम हो जाएगा, लेकिन यहाँ फिर भी 3 दूनी 6 एक साथ, फिर विषम आएगा। ये हमेशा विषम देगा हमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, इसका आंसर होगा डी, 2p+1। आपकी समझ में आ गया होगा। कभी भी कोई भी दे तो आप ऐसे क्वेश्चनों को एक एग्जाम्पल मान लो, कोई भी नंबर, और उससे सॉल्व करो। तो इसका क्वेश्चन 10 दिया है, प्रश्न 10, हर के 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाने के चांस रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसमें हमें संख्या दी है 1458/1250, और हमें हर के 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n रूप के आधार पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे हम पहले इसके करो फैक्टर, हर के गुणनखंड कर लो पहले, हर के गुणनखंड। तो 1250 के गुणनखंड करोगे आप तो ये कटेगा 2 से 625 बार, फिर ये 5 से 125 बार, फिर काटोगे 5 से 25 बार, फिर काटोगे 5 से 5 बार, और फिर 5 से 1 बार। तो ये क्या आ गया 2 गुणा, तो 1 2 3 4 5 की पावर
4। तो ये वही हो गया ना, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n। m की वैल्यू यहाँ 1 है, n की 4 है। तो अब इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 1458 बटे 1250 की जगह क्या लिख दोगे, 2 गुणा 5 की पावर 4। अब इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो। अब आपके पास पता है आपको 2 और 5 से 0 बनती हैं, जितने 2 होंगे, जितने से 5 हैं, हाँ 4, तो ये बराबर कर लो। तो यहाँ हमें 2 की पावर 4 करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 की पावर 3 से, और यहाँ भी 2 की पावर 3 से। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये तो 1458 गुणा 2 की पावर 3 8 हो गया। लेकिन यहाँ 2 की पावर 3 1 3 तो ये हो गई, और 2 की पावर 1 यहाँ की, तो ये 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4। अब आप इसकी गुणा करोगे आपस में, 1458 और 58 की, तो कितना आएगा, अट्टू बट्टू 64, 6 बचेगा, 8 पंजे 40 और 6 46, 4 बचेगा, 8 चौक 32 और 4 32, 4 36 का 6 हासिल के 3, 8 एकम 8 3 11। और अब इसे आप क्या लिख सकते हो, 2 पंजे 10, 10 की पावर 4। लेकिन आप मल्टीप्लाई जब ही कर सकते हो जब पावर ये दोनों जो इनकी ये पावर हैं ये जो समान होंगी दोनों, ठीक है। अब यहाँ 2 की पावर 1 थी, 5 की पावर 4 थी, तो हम हाँ गुणा नहीं कर सकते थे, इसलिए पहले हमने पावर सेम करी। अब देखो इसका कितना बेनिफिट होगा, तो ऊपर है 11,664। अब 10 की पावर 4 का मतलब 10 के पीछे 1 के पीछे 4 0। अब यहाँ से आप सिंपली आप कितने आसानी से बता सकते हो, ये है 4 0, तो ऊपर जो इधर से 4 अंक बाद पॉइंट हो जाएगा, तो 1 2 3 4 यहाँ इसके बाद, तो ये आ जाएगा इतना। तो अब आप आसानी से बता सकते हो, क्वेश्चन में पूछा था दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा, तो दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक है, 4। तो इसका उत्तर क्या होगा, दशमलव प्रसार 4 अंकों तक होगा, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार कितने अंकों तक होगा, 4। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसमें पहले ही कहा था कि हर के 2 की पावर n और 5 की पावर n रूप के आधार पर ज्ञात करना, तो इसलिए हमें ये करने की जरूरत पड़ी। यानी आप डायरेक्ट भी इसे यहीं से यहीं सॉल्व कर सकते थे, इससे भाग देते थे, लेकिन क्वेश्चन में कहा है, और कभी भी क्वेश्चन पूछेगा आपको डायरेक्ट कभी नहीं बोलेगा, हमेशा ऐसे ही पूछेगा जब भी पूछेगा, क्योंकि ये तो बच्चा भी कर लेगा, कोई भी वो भाग ही तो करना है इसमें तो, लेकिन आपसे इसी तरह से पूछेगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इसका 11, प्रश्न 11। इसमें कहा गया है यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि p इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, हमें p दिया है ए बी स्क्वायर और q दिया है a क्यूब b, a की पावर 3 और b, जबकि a b अभाज्य संख्याएं हैं, ये a और b जो हैं अभाज्य संख्याएं। तो एलसीएम पूछ रहा है p और q का, हमें बताना एलसीएम यानी कि लेस है p और q का क्या होगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, देखो ये बहुत सिंपल सी एक बात है, एक तो एचसीएफ होता है मैस है, एक एलसीएम होता है लेस है। जो एचसीएफ जो आपका मैसे होता है, मैसे में आपको ध्यान रखना पड़ता है जो कॉमन, इसका मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सबसे हाई है और कॉमन है उसकी वैल्यू। तो इसको हिंदी में लिखोगे आप, हिंदी में लिखोगे इसे, मैं इसे आपको वैसे समझा देता हूँ। देखो आपने कोई वो ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2, और दूसरा ले लिया मैंने एक, ये तो एक संख्या के गुणन खंड हो गए, दूसरी के ले लिए मैंने 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2। तो आपको लेना है इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे कि और उसकी लो पावर क्या लेनी है, पावर वो लेनी है जो लो है। जैसे 2 की पावर 3 है इसमें, तो इसमें 2 की पावर 2 है, ठीक है। तो आपको जो कम वाली है वही लेनी है, तो 2 की पावर 2, ये मैं निकाल लूँ एचसीएफ, तो 2 की पावर 2 गुणा, अब 3 में देखो किसकी पावर कम है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है,
तो 3 की पावर 1 बार ले लो, गुणा यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 4 है, तो यहाँ 5 की पावर 2 बार ले लो। जिनकी पावर कम है और कॉमन है, ये बात ध्यान रखनी, जो कॉमन है वही लेने। अगर मैं इसमें यहाँ 7 भी ऐड कर दूँ तो ये मेरा एचसीएफ में नहीं आएगा, क्योंकि एलसीएम में ऐसा होता है जो बचते हैं वो भी नंबर लिए जाते हैं, लेकिन एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वाले लेने हैं और जिनकी पावर कम है वो लेने हैं। अब मैं एलसीएम के लिए जैसे मैंने मान लिया 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 5 गुणा 7, और दूसरा है 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 11 ले लो। ठीक है, तो जो एलसीएम में लेते हैं वो हाईएस्ट पावर लेते हैं, जो कॉमन फैक्टर हैं उनकी तो हाईएस्ट पावर लोगे, ठीक है, और जो बच रहे हैं उनको भी लोगे। तो एलसीएम निकालूँ अगर मैं इन नंबरों का, तो पहले तो 2 है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ तो 2 की पावर 2, यहाँ की 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 को लोगे। इसमें 3 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 2 को लोगे एलसीएम में। इसमें 5 की पावर 1 है, 5 की 2 है, तो 5 की 2 को ले लो, और जो बच रहे हैं 7 बचा और 11 ये भी लेने। तो एलसीएम में बस आपको एचसीएफ और एलसीएम में यही डिफरेंस होता है। एचसीएफ में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनकी हम लोएस्ट पावर को लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा एचसीएफ। लेकिन जब इनका एचसीएफ निकालते हैं तो उसमें कॉमन जो फैक्टर है उसकी, जो इन दोनों में मतलब कॉमन का मतलब जो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, उनकी जो जो कम वाली पावर है वो लेनी है। इसमें कम 2 थी, यहाँ 3 थी, इसलिए हमने 2 की पावर 2 ले लिया। यहाँ 3 की पावर 2 थी, यहाँ 3 की पावर 1 थी, तो यहाँ 3 की पावर 1 वाला ले लिया। और यहाँ 5 की 2 थी, यहाँ 5 की 4 है, तो यहाँ 5 का 2 ले। लेकिन हाँ इसमें 7 है इसमें नहीं है, तो हम 7 को नहीं लेंगे। लेकिन एलसीएम लेंगे जब लैसे लेंगे तो उसमें जब कॉमन फैक्टर लेंगे उनकी हाईएस्ट पावर रखनी है। यहाँ 2 की पावर 2 थी, यहाँ 2 की पावर 4, तो इसकी 2 की पावर 4 को रखेंगे। यहाँ 3 की पावर 2 थी, यहाँ 3 की पावर 1 थी, तो 3 की पावर 2 को रखेंगे। यहाँ 5 की पावर 1 थी, 5 की पावर 2 थी, तो 5 की पावर 2 को रखेंगे। और जो 7 और 11 बच गए वो उनको भी रख लेंगे, ठीक है। ये एलसीएम और एचसीएफ होता है। अगर अब आप अपने क्वेश्चन की तरफ देखो तो इसमें हमसे पूछ रहा था एलसीएम इनका, और प्राइम फैक्टर से बताऊँ क्यों कहा था कि ए और बी अभाज्य संख्याएँ हैं। ए और बी, क्योंकि जब आप किसी भी नंबर के फैक्टर गुणनखंड करोगे तो वो क्या होंगे, अभाज्य होंगे। जैसे मैंने हाँ 1250 के करे थे, तो इसमें 2 है 5 है 5 है 5 है, तो ये अभाज्य तो संख्या है। और जैसे मैंने यहाँ करा था 343 का, तो जब भी आप किसी भी संख्या के कर लो तो वो हमेशा अभाज्य ही संख्या आएंगी, जो ये गुणनखंड होंगे वो अभाज्य ही संख्या होंगी। तो इसलिए उसमें पहले ही बोल दिया ए और बी अभाज्य हैं। तो इनका आप एलसीएम निकालो तो कितना सिंपल है। तो आपको पहले देखनी है कॉमन, ए इसमें भी है ए इसमें भी है, तो ए की आपको कौन सी वाली पावर लेनी है, जो हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट क्या है, ए की पावर 3। अब आपको ये देखना है बी, बी इसमें भी है बी इसमें भी है, तो आपको बी की कौन सी पावर लेनी है एलसीएम में, हाईएस्ट, तो बी स्क्वायर। तो ये आ गया आपका आंसर। अगर एचसीएफ देखते हैं इसी नंबर का आप, तो एचसीएफ में ए इसमें भी है ए इसमें भी है, लेकिन आपको कॉमन वाली वो कम पावर वाली लेना है, तो कम किसकी है, इसकी ए। इसमें देखो तो बी स्क्वायर है, इसमें बी है, तो इसमें कम पावर किसकी है, बी की पावर 1, तो बी। तो ये आ गया एचसीएफ। तो इसमें एलसीएम पूछा था क्वेश्चन में, तो इसका हो जाएगा 3, ए 3 बी स्क्वायर ही तो आया, ये रहा सी। तो इस एक्सरसाइज इसमें चैप्टर 1 में यही क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको भी इसका जो फ़ायदा मिले। आपको इतना विश्वास रखना आप मुझ पे, जो क्वेश्चन कराएं उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा पेपर में, बस आप इसी जो क्वेश्चन मैंने कराएं उनको कर लो, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करो जो उनको भी हेल्प मिले। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और जो आप अगर इसका PDF चाहते हो जो भी मैंने यहाँ कराया है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।